हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 का फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 में जितने भी चैप्टर है क्लास 6 फिजिक्स में उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसका इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो चैप्टर बेस्ड बन सकते हैं उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि हर कम्पिटिटिव एग्जाम में एनसीईआरटी से क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं। तो आप अब जो है बेस के तौर पे 6 to 12 का एनसीईआरटी का सारा सब्जेक्ट अगर आप इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, एमसीक्यू बना लेते हैं, तो आपको हर कम्पिटिटिव एग्जाम में जो है काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि एनसीईआरटी एक ऐसा बुक होता है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें कहानी के तौर पे काफ़ी चीज़ें दिया हुआ रहता है। एक जो होता है सागर की तरह होता है। एनसीईआरटी क्या है? एक सागर की तरह होता है। आप कितना बार भी पढ़ें, आपको जो है इसके अंदर की चीज़ें काफ़ी डीप से भी पूछ ली जाती है। एक कहावत है ना, गागर में सागर भरना, तो ठीक उसी तरीके से एनसीईआरटी का भी बुक होता है। तो क्लास 6 जो है, क्लास 6 का जो बुक है एनसीईआरटी का, उसमें 4 चैप्टर पढ़ना है। पहला है गति एवं दूरियों का मापन, दूसरा है प्रकाश, छाया और परिवर्तन, तीसरा है विद्युत और विद्युत परिपथ के बारे में पढ़ना है, और चौथा जो है चुंबकों के साथ मनोरंजन। तो ये चारों चैप्टर से जो है जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोग आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देख सकते हैं स्क्रीन पे, पहला चैप्टर है गति एवं दूरियों का मापन। गति एवं दूरियों का मापन से इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, मोशन के संबंध में कौन सा ऑप्शन सही है आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है, गति तब देखी जाती है जब समय के साथ वस्तु की स्थिति में बदलाव होती है। ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि गति तब देखी जाती है जब समय के साथ वस्तु की स्थिति में बदलाव होती है। जी बिल्कुल, पहला ऑप्शन सही है। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान के चलिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट ए है, कोई ऑब्जेक्ट ए है, और ये कुछ समय के बाद मान के चलिए टी 0 सेकेंड पे, टी 0 सेकेंड पे कहाँ पे है, ये ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे है, और टी यानी समय 2 सेकेंड के बाद ये ऑब्जेक्ट पॉइंट बी पे पहुंच जाता है। ट्रैवल करके गति के साथ ये जो है ऑब्जेक्ट ए जो है, जो कि पॉइंट ए पर था, ये ऑब्जेक्ट जो है बी पर पहुंच गया। कितने सेकेंड में? 2 सेकेंड में। तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ए जो था, इस ऑब्जेक्ट में गति था, मोशन था, जिसके वजह से इसका जो है पोजीशन चेंज हुआ। तो मोशन का जो सिंपल डिफिनेशन होता है गति का, ये होता है कि जब किसी वस्तु की स्थिति यानी पोजीशन समय के साथ चेंज होता है, बदलाव होता है, तो उसी को मोशन कहा जाता है, गति कहा जाता है। सिंपल डिफिनेशन याद रखिएगा। मोशन क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट का, कोई वस्तु की स्थिति में जो है बदलाव होता है समय के साथ, उसी को गति कहा जाता है, मोशन कहा जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट तो बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन, यदि कोई वस्तु बहुत धीमी गति से चलती है तो उसकी गति को आसानी से देखा जा सकता है। जी नहीं, ये थोड़ा गलत है। ये जो कथन है, स्टेटमेंट है, ऑप्शन बी गलत है। अगर कोई वस्तु की गति देखनी है तो वो वस्तु जो है अगर तेज गति से चल रही है तो उसका जो है गति को ऑब्जर्व करना, देखना थोड़ा आसान होता है एज कम्पेयर टू धीमी गति। ऑप्शन 2 जो है गलत है। सरल रेखीय गति एक निश्चित दिशा में होती है। जी बिल्कुल, सरल रेखीय गति जो होती है, लीनियर मोशन जो होता है, वो एक डिफिनिट डायरेक्शन में होता है। तो लीनियर मोशन जो होता है, सरल रेखीय गति एक निश्चित दिशा में होती है। तो ऑप्शन थर्ड भी क्या है? बिल्कुल राइट है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा कथन सही है? तो पहला और तीसरा सही है। तो फाइनली ऑप्शन सी जो होगा इसका, सॉरी, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसका पीडीएफ जो है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जो है आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी का घूमना इसका एक उदाहरण है। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो इसका एक उदाहरण है।
आवधिक गति, वृत्तीय गति, ऑप्शन सी दोनों, ए और बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी का जो है घूमना ये औधिक गति भी है और वृत्तीय गति भी है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। औधिक गति क्या होती है? जिसे पेरियोडिक मोशन कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? जिसे पेरियोडिक मोशन कहा जाता है। याद रखिएगा, औधिक गति को पेरियोडिक मोशन कहा जाता है। पेरियोडिक मोशन कहने के मतलब ये है कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद वो क्या करता है? रिपीट करता है। एक निश्चित समय अंतराल के बाद वो अपना मोशन को क्या करता है? रिपीट करता है, दोहराता है, उसी को औधिक गति कहा जाता है, यानी पेरियोडिक मोशन कहा जाता है। तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष में घूमने के लिए कितना लगता है? 24 घंटे का समय लेती है। पृथ्वी जो होती है एक राउंड अपने एक्सिस में, अपने अक्ष में घूमने के लिए 24 घंटे लेती है, फिर रिपीट करती है। तो जो रिपीटिशन मोशन होता है, ठीक है, जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद जो रिपीटिशन मोशन होता है उसी को औधिक गति कहा जाता है। तो ऑप्शन ए तो इसका सही था। वृत्तीय गति किसे कहा जाता है? जिसे वृत्तीय गति को सर्कुलर मोशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्कुलर मोशन कहा जाता है। सर्कुलर मोशन का मतलब होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो है एक सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करती है, मोशन करती है, उसी को क्या कहा जाता है? वृत्तीय गति कहा जाता है। जैसे मान के चलिए आप लोग जो है रस्सी में जो है धागा में पत्थर बांध के आप लोग जो होंगे बचपन में क्या करते होंगे? आसपास में अपने आप गोल गोल घुमाते होंगे। तो गोल गोल जो घुमाते हैं तो इसमें क्या होता है? ऑब्जेक्ट जो है क्या हो रहा है? वृत्तीय गति हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट है अपने सर्कुलर पाथ में क्या हो रहा है? मोशन कर रहा है, तो उसी को वृत्तीय गति कहा जाता है। तो पृथ्वी का घूमना क्या है? पेरियोडिक मोशन है, यानी औधिक गति है, और सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति। तो ऑप्शन सी दोनों इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है, संचार उपग्रह स्टेशन पृथ्वी के ऊपर एक कक्षा में है, निम्नलिखित में से कौन सा इस संचार उपग्रह द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाएगा? क्वेश्चन क्या है? संचार उपग्रह स्टेशन पृथ्वी के ऊपर एक कक्षा में है, निम्नलिखित में से कौन इस संचार उपग्रह द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाएगा? घूर्णी गति, आवधिक गति, वृत्तीय गति, ऑप्शन 4 सरल रेखीय गति। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका जो सही आंसर होगा आपका घूर्णी गति और वृत्तीय गति, सरल रेखीय गति। इसका जो सही आंसर होगा कौन सा होगा? घूर्णी गति और सरल रेखीय गति। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो होगा इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैमाने का उपयोग करते समय निम्नलिखित में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? जो मेजरिंग स्केल होती है, ठीक है, जो पैमाना क्या होता है? मेजरमेंट का टूल्स होता है। तो पैमाने का उपयोग करते समय निम्नलिखित में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? पैमाने को वस्तु के समांतर यानी पैरेलल रखा जाना चाहिए। पढ़ते समय आँख को लंबवत नहीं रखना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो क्या सावधानी रखनी चाहिए? पैमाने को जो है वस्तु के समांतर रखा जाना चाहिए। जो चीज़ को हम मेजर कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट को मेजर कर रहे हैं और जिस मेजरिंग डिवाइस से हम कर रहे हैं, तो उसको क्या करना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। पैमाने को जो है वस्तु के ऑब्जेक्ट का पैरेलल रखा जाना चाहिए, समांतर रखा जाना चाहिए, ताकि किसी तरीके का जो है मेजरमेंट में एरर ना आए। ठीक है, किसी तरीके का जो है मेजरमेंट में एरर नहीं आए, उसके लिए क्या करना है? पैमाने को और वस्तु को एक दूसरे को क्या करना है? पैरेलल रखा जाना चाहिए। तो ऑप्शन पहला क्या है? बिल्कुल राइट है, तो केवल फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चैप्टर है, दूसरा है प्रकाश, छाया और परावर्तन। तो चैप्टर दूसरा का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक दीप्त वस्तु के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक दीप्त वस्तु के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दीप्त वस्तु किसे कहा जाता है? जो स्वयं को क्या करता है? स्वयं की रोशनी देने वाली वस्तु होती है, उसी को दीप्त वस्तु कहते हैं। याद रखिएगा, दीप्त वस्तु किसे कहा जाता है? जो
अपनी स्वयं की रोशनी देने वाली जो वस्तुएं होती है उसी को दीप्त वस्तु कहा जाता है। तो यह एक ऐसी वस्तु है जो स्वयं प्रकाश नहीं देती है, ये तो गलत है। दीप्त वस्तु किसे कहा जाता है? जो स्वयं को रोशनी देने वाली जो वस्तुएं होती है उसी को दीप्त वस्तु कहा जाता है। तो ऑप्शन पहला तो गलत है। वे प्रकाश के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। जी बिल्कुल, दीप्त वस्तुएं जो होती हैं वो सोर्स ऑफ लाइट के रूप में कार्य करते हैं। सोर्स ऑफ लाइट यानी प्रकाश के स्रोत के रूप में जो है अपना काम करते हैं। तो ऑप्शन 2 जो होगा बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन बी जो होगा केवल, ऑप्शन बी जो है केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारदर्शी वस्तुओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पारदर्शी वस्तु जो होते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं। ट्रांसपेरेंट किसे कहा जाता है? जिसमें आर पार की चीज़ें दिखाई दे। ट्रांसपेरेंट मटेरियल किसे कहा जाता है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। वैसी ऑब्जेक्ट जिसके मदद से आर पार की चीज़ें को जो है देखा जा सकता है उसी को क्या कहा जाता है? पारदर्शी वस्तु कहा जाता है, यानी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो पारदर्शी वस्तुओं के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही है? सभी प्रकाश को अपने अंदर से गुजरने की अनुमति देती है। जी बिल्कुल, पारदर्शी वस्तुएं जो होती है अपने अंदर से सारे लाइट को जो है गुजरने के पास करने की अनुमति देती है। इसीलिए तो जो है आर पास की चीज़ें जो होती है, आर पार की चीज़ें ट्रांसपेरेंट मटेरियल से दिखाई देती है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। कांच, पॉलीथीन, हवा, पानी और मक्खन पेपर पारदर्शी वस्तु के उदाहरण है। जी नहीं, कांच, पॉलीथीन, हवा, पानी और मक्खन पेपर जो है ये सारे पारदर्शी वस्तु के उदाहरण नहीं हैं। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन जो है फर्स्ट सिर्फ सही है कि जितने भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं, पारदर्शी वस्तु होते हैं, वो अपने अंदर से जो लाइट गुजरती है उसको क्या करता है? अलाउ करता है, लाइट पास होने के लिए जो है अनुमति देता है, जिसके वजह से जो है आर पार की चीज़ें वस्तुएं दिखाई देती है ट्रांसपेरेंट मटेरियल के मदद से। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या है कि विभिन्न सामग्रियों द्वारा निर्मित परछाइयों के गहरेपन की तीव्रता को बताइए कि किसमें जो है सबसे गहरा छाया बनेगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मटेरियल जो है 3 तरह के होते हैं। पहला क्या बताया आप लोगों को? ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, जिसे जिसे क्या कहा जाता है? जिसे पारदर्शी सामग्री कहा जाता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। दूसरा होता है दूसरा क्या होता है? अपारदर्शी मटेरियल होता है। दूसरा क्या होता है? अपारदर्शी मटेरियल होता है। तीसरा जो होता है पारभासी मटेरियल होता है। तीसरा क्या होता है? पारभासी मटेरियल होता है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो होते हैं पारदर्शी मटेरियल, जिसके माध्यम से आर पार की चीज़ें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अपारदर्शी क्या होता है? जिसमें जो है आर पार की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। पारभासी क्या होता है? थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। पारभासी जो होती है, जैसे आप मान के चलिए तेल लगा हुआ पेपर लेते होंगे। तेल लगा हुआ पेपर से जब लाइट पास करते होंगे, तेल लगा हुआ पेपर से जब आप लाइट पास करते हैं तो देखते होंगे कि पेपर के उस पार, पेपर के जो है उस पार क्या होता है? चीज़ें जो है ब्लर दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है, कुछ उतना क्लियर साफ नहीं दिखाई देता। दिखाई देता है लेकिन जो है क्लियर दिखाई नहीं पड़ता है। तो वो कौन से मटेरियल होते हैं? वो होते हैं पारभासी मटेरियल होते हैं, जिसमें थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसमें जो है शैडो का इंटेंसिटी जो होगा अधिक होगा, किसमें जो है काली साया जो है अधिक बनेगी, गहरी काली साया। पारभासी सामग्री, अपारदर्शी सामग्री, पारदर्शी सामग्री। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका, इसका सही आंसर कौन सा होगा? सबसे ज़्यादा आपका किसमें गहरी काली जो साया बनेगी, गहरी काली साया किसमें बनेगी? जो अपारदर्शी मटेरियल होगी, जिसमें लाइट पास नहीं होता है। जब लाइट पास नहीं होगा, जब लाइट नहीं पास होगा तो क्या होगा? छाया जो होगा, यहाँ पे जो शेडो बनेगा, छाया बनेगा, थोड़ा सा अधिक बनेगा। उसके बाद जो पारभासी सामग्री है, जिसमें थोड़ा थोड़ा लाइट पास होता है,
उसमें भी छाया बनेगा, शैडो बनेगा, लेकिन थोड़ा हल्का बनेगा, ठीक है। और ट्रांसपेरेंट जो होगा उसमें तो चीज़ें पूरा आर पार दिखाई देगी, लाइट जो है पूरा पास होगा उस ऑब्जेक्ट से, उस मटेरियल से, तो शैडो तो बनेगा नहीं। शैडो कहाँ पे बनता है? शैडो वहाँ पे बनता है जहाँ पे लाइट जो होता है पास नहीं करता है, जिस मटेरियल से जो है लाइट पास नहीं करता है उसके पीछे क्या होता है? शैडो बनता है। तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल में तो शैडो नहीं बनेगा, क्योंकि वहाँ पे जो है लाइट सारे के सारे जो होते हैं पास होते हैं, अलाउ होता है कि लाइट जो होती है गुजरती है, तो यहाँ पे तो शैडो नहीं बनेगा। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी, ज़्यादा अपारदर्शी सामग्री में होगा, फिर पारभासी सामग्री में होगा, फिर पारदर्शी सामग्री में जो है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रकाश का स्रोत, पारभासी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु, एक पर्दा। छाया का पालन करने के लिए आवश्यक चीज़ें क्या होनी चाहिए? छाया बनने के लिए क्या क्या होना आवश्यक है? तो अभी बताएं कि छाया बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए। किसी ऑब्जेक्ट का जो है, किसी ऑब्जेक्ट का अगर शैडो बनाना है, छाया बनना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? पहला तो लाइट पास नहीं होनी चाहिए, उस ऑब्जेक्ट से लाइट पास नहीं होनी चाहिए। एक स्क्रीन चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो शैडो बनेगा, छाया बनेगा, वो स्क्रीन पे बनेगा, पर्दा पे बनेगा। तो कौन कौन से जो है कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए छाया बनने के लिए? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन थर्ड, पहला होना चाहिए प्रकाश का स्रोत होना चाहिए, और अपारदर्शी वस्तु होनी चाहिए। अपारदर्शी होनी चाहिए यानी जो है लाइट जो है पार नहीं होना चाहिए उस मटेरियल से। और चौथा, एक पर्दा होना चाहिए। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ इसका सही है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, एक छाया की विशेषता है। एक छाया की क्या विशेषता होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शैडो। यह आभासी और सीधा होता है? नहीं, गलत है। छाया जो होती है रियल और सीधा होता है। यह क्या? बिल्कुल गलत है। छवि एक ही रंग की है, ये गलत है। यह छवि नहीं होनी चाहिए, छाया होनी चाहिए। छाया जो होती है एक ही रंग की होती है, ये क्या है? ये भी गलत है। ऑप्शन थर्ड क्या है? छाया वस्तु से छोटी, बराबर या बड़ी हो सकती है। जी बिल्कुल। छाया जो होती है, शैडो होती है, वस्तु से छोटी भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, या बड़ी भी हो सकती है। जैसे आप देखते होंगे कोई इंसान है, उसका जो शैडो बनता है वो कभी जो है खुद से छोटा हो जाता है, कभी जो है बराबर का शैडो बनता है, और कभी कभी क्या होता है बड़ा साया भी बनता है। तो ऑप्शन थर्ड क्या है? बिल्कुल सही है कि छाया जो होती है वस्तु से जो होती है छोटी होती है, छोटी भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, या बड़ी भी हो सकती है। चौथा क्या है? या सीधी होती है। जी बिल्कुल, छाया जो होती है वो क्या होती है? सीधी होती है। तो ऑप्शन थर्ड और फोर्थ सही है। तो ऑप्शन कौन सा दिया गया है? उपयुक्त में से कौन सा सही है? ऑप्शन थर्ड और फोर्थ सही है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ऊपर के थर्ड और फोर्थ जो थे, थर्ड और फोर्थ ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समतल दर्पण में निर्मित आभासी छवि की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सा समतल दर्पण प्लेन मिरर में निर्मित आभासी छवि की जो है विशेषता नहीं है? पर्दे पर नहीं बन सकता है, पर्दे पर जो है बन सकता है, या उल्टा है, या जो समतल दर्पण पे जो छाया की जो इमेज होती है वो क्या उल्टा होता है? जी, ये गलत है। क्या है? ऑप्शन बी जो होगा ये क्या है? गलत है। या उल्टा नहीं होता, क्या होता है? बल्कि सीधा होता है। ऑप्शन थर्ड, या वस्तु के समान आकार का होता है, समान आकार का ही होता है, या पार्श्व उल्टा है। जी बिल्कुल, तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा? ये जो है बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश के विसरित परावर्तन का उत्पादन करेगा? समतल दर्पण, कागज का टुकड़ा, झील में स्थिर पानी, ऑप्शन डी चमड़े का थैला। इनमें से जो है कौन प्रकाश के विसरित परावर्तन का उत्पादन करेगा? किसमें जो है विसरित परावर्तन होगा प्रकाश का? कौन किसमें होगा? समतल दर्पण में, कागज का टुकड़ा में, झील में स्थिर पानी, और ऑप्शन 4 क्या है? ऑप्शन 4 जो है आपका चमड़े का थैला। तो इसका राइट आंसर होगा कागज का टुकड़ा और चमड़े का थैला। ऑप्शन डी जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कागज का टुकड़ा और चमड़े का थैला में जो है रफ सरफेस होने की वजह से जो लाइट होता है उसका पूरा का पूरा जो होता है परावर्तन होता है, विसरित परावर्तन होता है, क्योंकि इसके जो सरफेस होते हैं रफ होते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी 2 और 4। नेक्स्ट चैप्टर है विद्युत और विद्युत परिपथ। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा? थर्ड है, जिसका नाम है विद्युत और विद्युत परिपथ। तो इसका जो है पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सेल के बारे में जो है कौन सा कथन सही है? तो पता होना चाहिए सेल जो होता है बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक होता है प्राइमरी सेल और दूसरा होता है सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल जो होता है चार्जेबल नहीं होता है। इसको जो है एक बार यूज करने के बाद दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं। दोबारा क्या है? चार्ज नहीं कर सकते हैं। जैसे आपका हो गया घड़ी का बैटरी हो गया, जो वॉच होता है ना, हाथ का जो वॉच होता है, रिस्ट वॉच होती है, उसका जो बैटरी होता है वो भी क्या है? प्राइमरी सेल है। उसके बाद जो होता है टॉर्च का बैटरी होता है, रेडियो का बैटरी होता है, टॉर्च बैटरी, रेडियो का बैटरी, ये सारे क्या है? ये सारे प्राइमरी सेल होते हैं। इसको एक बार यूज करने के बाद चार्ज दोबारा नहीं कर सकते हैं। जबकि सेकेंडरी सेल क्या होता है? सेकेंडरी सेल जो होते हैं चार्जेबल होते हैं। एक बार यूज करने के बाद क्या है? दोबारा हम इसको चार्ज कर सकते हैं। जैसे मोबाइल का जो सेल फ़ोन होता है, जो मोबाइल का जो सेल होता है, एक बार ख़त्म होने के बाद क्या होता है? उसको दोबारा चार्ज करते हैं, फेंक तो नहीं देते हैं। तो मोबाइल का जो बैटरी होता है वो क्या है? सेकेंडरी सेल है। इसको जो है ख़त्म होने के बाद, इसका चार्ज ख़त्म होने के बाद हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं। दूसरा क्या हो गया? व्हीकल बैटरी, जो गाड़ी घोड़ा का जो चार्ज होता बैटरी होता है उसको भी क्या कर सकते हैं? हम चार्ज कर सकते हैं। तो सेल जो होते हैं दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो बेसिकली याद रखिएगा प्राइमरी सेल जो होते हैं इसको चार्ज दोबारा नहीं कर सकते हैं, एक बार यूज करने के बाद इसको फेंकना पड़ता है। जैसे घड़ी का बैटरी हो गया, टॉर्च की बैटरी, रेडियो की बैटरी, ये सारी चीज़ें। और सेकेंडरी में जो है चार्ज कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल की बैटरी हो गई, जो व्हीकल्स होते हैं, गाड़ी होता है उसकी बैटरी, ये सारी चीज़ें हैं। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि सेल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर जो है बताना है। पहला है, इसे शुष्क सेल के रूप में भी जाना जाता है। जी बिल्कुल, इसे शुष्क सेल के रूप में ही जाना जाता है। शुष्क सेल का मतलब ड्राई सेल के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा प्राइमरी सेल को जो है, प्राइमरी सेल को ड्राई सेल भी कहा जाता है, क्योंकि एक बार यूज करने के बाद जो होते हैं ये सूख जाते हैं। ड्राई सेल के अंदर का जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, जो केमिकल्स होते हैं, जिसके वजह से जो केमिकल रिएक्शन होता है और हमें क्या मिलता है? इंटरनल एनर्जी मिलता है। तो वो क्या होता है? वो एक बार यूज करने के बाद डिस्चार्ज हो जाता है, दोबारा चार्ज नहीं हो पाता है, इसीलिए इसे ड्राई सेल कहा जाता है। तो सेल याद रखिएगा, सेल क्या होता है? सेल एक ऐसा डिवाइस है जिसमें केमिकल एनर्जी को क्या होता है? केमिकल एनर्जी को जो है इंटरनल एनर्जी में बदला जाता है। ठीक है, केमिकल एनर्जी को इंटरनल एनर्जी में क्या होता है? बदला जाता है, जिसे यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। तो याद रखिएगा सेल जो होता है केमिकल एनर्जी से इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो इसे शुष्क सेल के रूप में भी जाना जाता है, सही है। यह 2 वोल्ट की बिजली का उत्पादन करता है। जी नहीं, ये 2 वोल्ट के नहीं बल्कि 1.5 वोल्ट का क्या करते हैं? बिजली उत्पादन करते हैं। याद रखिएगा ड्राई सेल्स जो होते हैं,
ड्राई सेल्स जो होते हैं ये 1.5 वोल्ट का बिजली प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सिर्फ फर्स्ट है सही है, तो कौन सा कथन सही है? केवल फर्स्ट, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में आसानी से बदला जा सकता है? गतिज ऊर्जा को, स्थितिज ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को, चुंबकीय ऊर्जा को। तो राइट आंसर होगा विद्युत ऊर्जा को। विद्युत ऊर्जा को जो है आसानी से यांत्रिक ऊर्जा में भी बदला जा सकता है, ध्वनि ऊर्जा में भी, और जो है प्रकाश ऊर्जा के रूप में भी बदला जा सकता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बिजली एक बल्ब से गुजरती है तो क्या देती है? बिजली जो होती है जब एक बल्ब के फिलामेंट से गुजरती है तो क्या देती है? प्रकाश देती है और ताप देती है। तो ऑप्शन ऑप्शन 2 और 4 क्या है? बिल्कुल सही है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा, 2 और 4। ठीक है, ऑप्शन जो है इसका सही आंसर कौन सा बनेगा? 2 और 4। बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। याद रखिएगा, बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो क्या होता है? टंगस्टन का बना होता है। और टंगस्टन जो होता है इसकी मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होती है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? हाई होती है, जिसके वजह से जो है देखते होंगे जो बिजली का जो घरों में जो हम लोग बल्ब इस्तेमाल करते हैं, बिजली का बल्ब जो होता है उसमें जो फिलामेंट लगा होता है वो टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है हाई होता है, तो जल्दी जो है मेल्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिजली के बल्ब का तंतु इसके पतले तार से बना होता है, कॉपर, एल्युमिनियम, टंगस्टन, नाइक्रोम। तो किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है काफ़ी हाई होता है। इसीलिए टंगस्टन का जो यूज होता है बिजली बल्ब का जो तंतु होता है, फिलामेंट होता है, उसको बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 जिन सेलों बैटरियों को आवेशित किया जा सकता है वे आमतौर पर इनमें से होती हैं। आवेशित का मतलब चार्ज करना, दोबारा चार्ज करना। तो बताए कि सेल जो है दो तरह का होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सेल्स वैसे सेल्स होते हैं जिसको एक बार यूज करने के बाद जो है दोबारा हम दोबारा जो है चार्ज नहीं कर सकते, जैसे घड़ी का बैटरी हो गया, और जो है रेडियो का बैटरी हो गया, टीवी रिमोट का बैटरी, ये सारे जो है प्राइमरी सेल्स हैं। इसको एक बार डिस्चार्ज हो गया तो दोबारा रिचार्ज हम नहीं कर सकते हैं। तो इनमें से कौन सा जो है जो आवेशित किया जा सकता है, दोबारा चार्ज किया जा सकता है? विद्युत घड़ियाँ? जी नहीं, इसको दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है। मोबाइल फ़ोन की बैटरी? जी बिल्कुल किया जा सकता है। कैमरा, कैमरा की जो बैटरी होती है, सेल्स होती है, उसको दोबारा क्या किया जा सकता है? चार्ज किया जा सकता है। टीवी रिमोट, टीवी रिमोट में जो लगने वाला बैटरी होता है उसको क्या किया जाता है? एक बार यूज करने के बाद फेंका जाता है, दोबारा रिचार्ज जो है नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन 2 और 3 सही है सिर्फ। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट चैप्टर है चुंबकों के साथ मनोरंजन। चुंबकों के साथ मनोरंजन। पहला क्वेश्चन है, चुंबकीय सामग्री के बारे में कथनों पर विचार करें। ये चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होते हैं। जो चुंबकीय सामग्री होते हैं वो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होते हैं, ये गलत है। जो चुंबक सामग्री होगा चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होगा तो फिर उसे हम चुंबकीय सामग्री क्यों कहेंगे, जब चुंबक के द्वारा वो आकर्षित ही नहीं होगा, अट्रैक्ट ही नहीं होगा। तो ये क्या होगा? बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये क्या है? गलत है। दूसरा है, उन्हें चुंबक में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, क्या किया जा सकता है? परिवर्तित किया जा सकता है। जी बिल्कुल, चुंबकीय सामग्री को जो है चुंबक में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2,
चुंबक को संभालने में ये एहतियात बरतनी चाहिए। चुंबक को संभालने के टाइम में किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? हमें चुंबक को हथौड़े से मारना चाहिए। चुंबक को जो है संभालने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहला कहा जा रहा है कि हमें चुंबक को हथौड़े से मारना चाहिए। जी नहीं, हथौड़े से मारेंगे तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। हमें चुंबक को ठीक से संग्रहित करना चाहिए। जी, चुंबक को जो है ठीक तरीके से क्या करना चाहिए? संग्रहित करना चाहिए, रखना चाहिए, ना कि उसमें हथौड़ा मारना चाहिए। हथौड़ा मारेंगे तो क्या हो जाएगा? ख़राब हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होगी? कम हो जाएगी। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन 2, केवल 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक क्या है? क्षण चुंबक, क्षतिग्रस्त चुंबक, अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक। तो विद्युत चुंबक क्या होता है? एक अस्थायी चुंबक होता है। विद्युत चुंबक जो होता है एक अस्थायी चुंबक होता है, टेम्पररी मैग्नेट होता है। क्या होता है? टेम्पररी मैग्नेट होता है। याद रखिएगा, विद्युत चुंबक जो होता है ये एक टेम्पररी मैग्नेट होता है, और इसका जो है बिजली का उपयोग करके बनाए गए चुंबक को ही विद्युत चुंबक कहा जाता है। क्या होता है? बिजली का उपयोग करके बनाए गए चुंबक को जो है विद्युत चुंबक कहा जाता है, और इसका उपयोग इसके चुंबक को जो है इच्छा अनुसार चालू या बंद किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, जो है विद्युत चुंबक जो है एक अस्थायी चुंबक है। नेक्स्ट है, एक चुंबक इनसे बना होता है। चुंबक जो होता है किससे बना होता है? इस्पात, तांबा, एल्युमिनियम, ऑप्शन 4 लोहा। तो किससे बना होता है? तो किससे बना होता है? इस्पात से और जो है लोहा से बना होता है। इस चुंबक जो होते हैं मैग्नेट होते हैं किससे बनते हैं? इस्पात और लोहा से। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी, फर्स्ट एंड 4। चुंबक चुंबकीय सामग्री से बने होते हैं। चुंबकीय सामग्री वे हैं जो एक चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं। लोहा, इस्पात, निकेल और कोबाल्ट जो है चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं, इसलिए चुंबकीय पदार्थ होते हैं। तो याद रखिएगा, लोहा, इस्पात, निकेल और कोबाल्ट जो है चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं, इसीलिए चुंबकीय पदार्थ हैं। इन सारे चीज़ों से जो है इन सारे मटेरियल से चुंबक बनाया जा सकता है। तो याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा इस्पात एवं लोहा। ऑप्शन बी इसका फाइनली बन जाएगा आंसर। इस तरीके से जो है क्लास 6 के सारे चैप्टर्स के जो इम्पोर्टेंट MCQ थे उसको हम लोगों ने देख लिया। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।